नेक्स्ट है आपके द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। अब हमने अभी नॉर्थ इंडिया के बारे में बात की, अब पढ़ेंगे हम साउथ इंडिया के बारे में। फर्स्ट आएगा आपका द राष्ट्रकूटास। और राष्ट्रकूटास जो थे डिकन में रूल करते थे, हु रूल अंडर लीडरशिप ऑफ चालुक्य ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक के चालुक्य की लीडरशिप में ही रूल करते थे। लेकिन बाद में जो दांती दुर्गा थे, एक राजा थे राष्ट्रकूटास के, उन्होंने क्या किया, चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को हरा करके राष्ट्रकूटा किंगडम को इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया। उसके बाद राष्ट्रकूटा टेरिटरी बहुत पावरफुल, बहुत सक्सेसफुल हो गई अंडर द रूलर अमोघवर्ष। द चालुक्याज ऑफ कल्याण। तेला सेकंड फाउंडेड अ न्यू चालुक्य किंगडम। तेला सेकंड ने न्यू चालुक्य किंगडम फाउंड किया था ऑफ कल्याणी इन 973 AD। उन्होंने किसको हराया? ही डिफीटेड परमरा किंग मुंजा एंड कॉन्क्वेर्ड मालवा एंड छेदी। उन्होंने मुंजा को हराया और मालवा और छेदी में क्या किया, उसको हड़प लिया। विक्रमादित्य 6 जो थे वो बहुत पॉपुलर किंग थे चालुक्य के। उन्होंने मालवा, किंग, कलिंग, वंग, गुर्जर प्रदेश, चेरा, इन सब पे जीत हासिल की थी, इन सबको हड़पा था। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग, उनको लर्निंग करना बहुत पसंद था। बिल्हाना वॉज हिज कोर्ट हिस्टोरियन। विघ्नेश्वर वॉज हिज फेमस लॉ एक्सपर्ट इन हिज कोर्ट। अच्छे अच्छे रूलर थे, अच्छे अच्छे कोर्ट में उनके अच्छे अच्छे व्यक्ति थे। जैसे एक हिस्टोरियन थे, एक आपके एक लॉ एक्सपर्ट थे विघ्नेश्वर। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी मिताक्षरा। मिताक्षरा जो उन्होंने बुक लिखी थी, फेमस बुक थी वो बहुत। इन 1190 AD उनकी जो डायनेस्टी थी वो, उसके बाद वहाँ पर कौन आ गए थे? यादवास। उनकी डायनेस्टी को किसने ले लिया था? यादवास ने। यादवास ऑफ देवगिरी। यादवास जो थे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया देवगिरी में 1190 AD में। भिलामा वॉज देयर फर्स्ट किंग। भिलामा जो थे उनके सबसे पहले राजा थे, जो कि ही वॉज डिफीटेड बाय होयसालास। वो होयसालास से हार गए थे इन 1191 AD और उनको मार भी दिया गया था। किसको? भिलामा को। किसने मारा था? होयसालास ने। सिंघारा जो बहुत पॉपुलर किंग थे, जिन्होंने 1210 AD से 1247 AD तक शासन किया। उन्होंने अपने शासनकाल में मालवा, गुजरात, मथुरा, काशी, इन पर जीत हासिल की। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? रामचंद्र यादव को हरा दिया। और फिर बाद में एट लास्ट मलिक काफूर जो थे, उसने यादव डायनेस्टी का खात्मा कर दिया। 1318 AD में यादव डायनेस्टी का एंड हो गया। नेक्स्ट है द काकातियाज ऑफ वारंगल। आफ्टर द फॉल ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी एंड द काकातियाज एस्टैब्लिश द पावर एट तेलंगाना। तेलंगाना में उन्होंने अपनी पावर को स्टैब्लिश किया। गणपति वॉज देयर पॉपुलर किंग हु रूल्ड फॉर 62 ईयर्स। गणपति वो बहुत उनके पॉपुलर किंग थे, बहुत महान शासक थे, जाने माने शासक थे, जिन्होंने करीबन 62 ईयर्स तक रूल किया। उसके बाद उनकी बेटी आई रुद्रमा। रुद्रमा उनकी बेटी आई जिन्होंने शासन को संभाला। मार्को पोलो विजिटेड हर कैपिटल। मार्को पोलो उनकी कैपिटल में आया। इट मीन्स कि एक ऐसे शासक थे जिनके बाद उनकी बेटी ने शासन किया था। जो लास्ट काकतीय किंग थे वो थे प्रताप रुद्रदेव। उसके बाद मलिक काफूर ने उसको भी हरा दिया। 1310 AD में उसको मलिक काफूर ने हरा दिया। द होयसलास ऑफ द द्वारस मुद्रा। होयसलास जो थे वो यादव के रिलेटिव थे। बितिंगा फाउंडेड द होयसलास डायनेस्टी इन 1110 AD। ही वॉज ऑल्सो नोन एज विष्णुवर्धना। विष्णुवर्धना के नाम से भी इनको जाना जाता था। किसको? बितिंगा को। ही डिफीटेड द चेरास। उसने चेरा को हराया, चोलास को हराया, पांड्यास तीनों को हराया। उनके जो ग्रैंडसन थे बलाला, हिज ग्रैंडसन बलाला, ही डिफीटेड यादवास। उसने किसको हराया? यादवास को हराया। फिर मालिक गफूर डिफीटेड हिम, लेकिन मालिक गफूर ने उसको हरा दिया और उसके किंगडम को अपने विजयनगर में मर्ज कर लिया। इट मीन्स कि जो किंगडम था वो विजयनगर में एम्पायर में मर्ज कर लिया गया। द पांड्यास ऑफ मथुरा। द चोलास हैड overpowered the Pandyas, but 1251 AD जयवर्मन पांड्या रिकवर्ड द पावर ऑफ हिज डायनेस्टी। जो चोलास ने थे उन्होंने पांड्यास पर कब्जा कर लिया था, उसकी पावर को हड़प लिया था 1251 AD में। लेकिन 1251 AD में जो
जयवर्मन थे, जयवर्मन पांड्या, उन्होंने वापस से अपनी डायनेस्टी ली, वापस से पावर में आए। 1300 AD में देयर वॉज अ डिस्प्यूट फॉर द थ्रोन बिटवीन टू ब्रदर्स। 1300 AD में दो भाइयों के बीच में राजगद्दी को लेकर के झगड़ा हुआ। मालिक काफूर ने इसका फ़ायदा उठाया। ही इन्वेडेड पांड्या किंगडम इन 1310 AD, जिससे कि दिस किंगडम वाज आल्सो मर्ज विद विजयनगर एम्पायर। बाद में इस किंगडम को भी विजयनगर एम्पायर में मर्ज कर दिया गया। द चोला डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया। चोला डायनेस्टी बहुत ही साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टीज़ में से मानी जाती है। ये इन्होंने कहाँ पे रूल किया? चोलाज ने तमिलनाडु में और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में रूल किया। तंजौर जो थी वो इनकी कैपिटल सिटी थी। चोलाज जो थे वो डिसअपियर हो गए ओनली टू रिसर्फेस इन 850 CE व्हेन विजयलया कैप्चर्ड तंजौर एंड मेड इट हिज कैपिटल। अब जब इसके दो इम्पोर्टेंट शासक थे, राजा राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट और उसका बेटा राजेंद्र फर्स्ट, ये जब चोलाज में आए तो उन्होंने अलग ही फेस दिया चोलाज के शासनकाल को। जो उन्होंने क्या किया, अपने किंगडम को बहुत एक्सपेंड किया, इंडिया से श्रीलंका तक, जावा, सुमात्रा। बाय हिज एबिलिटी, पावर्स एंड मिलिट्री स्किल, राजा राजा फर्स्ट डिफीटेड द चेराज एंड सीज्ड मदुरई। अब जब उनकी पावर थी, जो राजा राजा फर्स्ट था, वो उसने अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, काबिलियत को लेकर के, अपनी मिलिट्री स्किल को लेकर के क्या किया, चेराज को हराया और मदुरई पर अपना कब्जा किया। ही इन्वेडेड श्रीलंका, वो श्रीलंका भी गया और श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया, विच बिकम अ चोला प्रोविंस अंडर द नेम मुम्मदी चोलामंडलम। राजा राजा फर्स्ट ने क्या किया, ईस्टर्न चालुक्यास जो थे उनको भी हराया एंड दे इवेंचुअली एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी। और फिर चालुक्यास ने क्या किया, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसको राजा बना दिया। राजा राजा फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल एट थांजावुर। उन्होंने बहुत सुंदर शिवा टेम्पल भी बनाया, जिसको राजा राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। An account of Raja Raja first exploits its engraved on the walls of temple। जो राजा राजा फर्स्ट के जितने भी अकाउंट्स हैं इस टेम्पल्स की दीवारों पर उन सबको एनग्रेव किया गया है। उनके बेटे जो थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भी अपनी मिलिट्री वैलर और एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट था उनके अंदर, उससे उन्होंने चोला एम्पायर को और बढ़ाया था। उन्होंने पूरा श्रीलंका एंड रीअसर्टेड द चोला सुप्रीमेसी ओवर केरला एंड पांड्या कंट्री। जो भी पांड्या कंट्री थी और केरला का पार्ट था, उस पर अपनी चोला की सुप्रीमेसी उन्होंने, किसने, राजेंद्र फर्स्ट, उसके बेटे ने। ठीक है, जैसे पिता ने अपने एम्पायर को बढ़ाया था, उसने भी अपने एम्पायर को बढ़ाया था। हिज आर्मी मार्च ट्रियम्फेंटली अप द रिवर गंगा एंड डोमिन टू द पाला किंग महिपाल। उसकी आर्मी धीरे धीरे रिवर गंगा तक पहुंची और पाला किंग जो थे महिपाल, उन पर आक्रमण किया। अब फिर ही adopted the title of Gangaikonda and founded a new capital called Gangaikonda। अब उनको टाइटल किसका दिया गया, गंगईकोंडा का टाइटल दिया गया और उन्होंने अपनी एक नई कैपिटल बनाई, गंगईकोंडा। चोलापुरम, जिसको कि आज गंगाकुंडपुरम के नाम से जाना जाता है, जो कि तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, चोलापुरम था, अब किस नाम से जाना जाता है, गंगाकुंडपुरम, तिरुचिरापल्ली। चोला मोनार्च अचीवमेंट वर नॉट लिमिटेड टू लैंड ओनली। जो चोलास के जितने भी अचीवमेंट थे वो सिर्फ लैंड तक नहीं थे, उनकी बहुत पावरफुल नेवल फ्लीट भी थी। वो नेवल मतलब नेवी या फिर उनके कुछ शिप्स वगैरह भी थे जो बे ऑफ बंगाल में चलते थे, जिससे कि उनको बे ऑफ बंगाल में भी सक्सेस मिली थी। इट मीन्स कि वो इतने टेक्निकली एडवांस थे कि वो अपनी नेवल फ्लीट भी उनकी चलती थी। It is said that he has also sent expeditions to Java and Sumatra, presumably to further commercial relations between the Malaya Peninsula and South India। और उन्होंने अपने ट्रेड रिलेशंस भी बहुत दूर दूर और बहुत पेनिनसुला में, साउथ इंडिया में उन्होंने क्या किया था, अपने ट्रेड रिलेशंस को मजबूत किया था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जो किंग था, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, किंग ही हेड द स्टेट का, वही सारे डिसीजन लेता था। ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, और अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हेल्प से करता था, मिनिस्टर्स की हेल्प से करता था, एंड द अदर हाई ऑफिसर्स।
उसके जो इंस्क्रिप्शंस थे चोलास के, वो ये प्रूव करते हैं कि जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट था, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम द रूलर there was a ministerial council and an organized administrative staff। मतलब रूलर को अगर हम अलग कर दें, और भी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था वो बहुत ऑर्गेनाइज था। द रूलर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो रूलर था उनका क्लोज कॉन्टैक्ट था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। ये नहीं था कि उन पर ही छोड़ दिया सब कि वो अपने आप देखेंगे, ऐसा नहीं था, क्लोज कॉन्टैक्ट था। एंड द रॉयल टूर, और साथ ही वो कभी भी चले जाते थे घूमने रॉयल टूर्स, जिससे कि वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देख सके। इससे क्या होता था, कभी भी जब वो रॉयल टूर्स पे जाते थे, इससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हो गई थी। द ऑफिसर्स वर पेड बाय लैंड असाइनमेंट। जो ऑफिसर्स थे उनको कौन पे करता था, लैंड असाइनमेंट के द्वारा पे किया जाता था। दे वर ऑनर्ड एंड एनकरेज बाय कॉन्फरिंग टाइटल्स। उनको अलग अलग टाइटल दे करके उनका सम्मान किया जाता था, एनकरेज किया जाता था। हायर ऑफिशियल्स एंजॉयड द टाइटल ऑफ पेनुंडरम। जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको पेनुंडरम का टाइटल दिया जाता था। जो लोअर वंस थे उनको सिरुतरम का टाइटल दिया जाता था। द चोलास वर कंस्ट्रक्टेड रोड्स विच हेल्प्ड इन ट्रेड, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। चोलास ने बहुत सारे रोड्स का भी निर्माण किया जिससे कि ट्रेड और कॉमर्स और कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। विलेज वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी। विलेज आज भी प्राइमरी यूनिट है, पहले भी बेटा प्राइमरी यूनिट होती थी सोसाइटी की। विलेज असेंबलीज भी होती थी जो कि जिनका कि अपना एक अलग फीचर था, अपनी ऑटोनॉमी थी, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी थी। अब अगर हम इन असेंबलीज की बात करें तो 3 टाइप की असेंबलीज थी जिससे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता था। फर्स्ट कौन सी थी, असेंबली, सभा और महासभा एंड द नगरम। जो असेंबली थी, वॉज एन असेंबली, वो कॉमन विलेजेस की असेंबली थी जिसमें जो लैंड थी वो हर एक क्लास के लोगों के पास लैंड थी। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक ही पर्सन के पास या एक ही क्लास के पास लैंड है, हर एक क्लास के पास लैंड थी। जो सभा थी वो सिर्फ ब्राह्मण की असेंबली थी। इसमें ब्राह्मणिया विलेजेस आते थे। जो लैंड थी वो सिर्फ ब्राह्मण से ही बिलोंग करती थी, ब्राह्मण को गिफ्ट में जैसे लैंड मिल जाती है। जो नगरम सोसाइटी थी, असेंबली थी, वो लोकल मर्चेंट्स की, ट्रेडर्स की असेंबली थी। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता था, ट्रेडर्स और मर्चेंट, यही इनकी डोमिनेंट पोजीशन में रहते थे। जो सभा थी वो मेनली जो कंप्राइज करती थी एलीट और लर्नड पर्सन की, वो थी सभा। सभा किसकी होती थी, एलीट, जो पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति थे उनकी क्या होती थी, सभा होती थी। क्लियर। नेक्स्ट है रिवेन्यू। रिवेन्यू जो था वो मेनली लैंड से लिया जाता था, या फिर लैंड से ले लो या फिर कलेक्टेड इन काइंड और कैश। या तो वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा दे दे या फिर उसके बदले कुछ पैसे दे दे। तो इस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, या फिर दोनों दे दे, कुछ कैश दे दे और कुछ अपनी फसल का हिस्सा दे दे। विलेज असेंबली में लैंड जो थी वो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ के द्वारा पोजेस की जाती थी। स्टेट शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। जो स्टेट का शेयर था लैंड रेवेन्यू का वो फिक्स था, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना उग रहा है उसका 1/3 वो स्टेट को देंगे, राजा को देंगे एज ए लैंड रेवेन्यू। आफ्टर एन एलेबोरेट लैंड सर्वे इन द टाइम ऑफ राजा फर्स्ट, राजा फर्स्ट के टाइम पीरियड में 1/3 वो लैंड रेवेन्यू देते थे। देयर वर periodical revisions of the classification of land, और बार बार रिवाइज किया जाता था क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑफ द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अदर सोर्सेज क्या थे पब्लिक इनकम के, टोल्स, टैक्सेस हो गया। प्रोफेशन अलग दूसरे टाइप के प्रोफेशंस हो गए, माइंस में काम करना, फॉरेस्ट, साल्ट पेन्स में काम करना। फेलियर टू पे लैंड रेवेन्यू इन्वॉल्व द सेल ऑफ द लैंड इन क्वेश्चन इंक्लूडिंग टेम्पल लैंड। अगर कोई भी अपनी लैंड रेवेन्यू पे करना नहीं पाया तो इससे क्या होता था कि लैंड को वो सेल करनी पड़ती थी, इंक्लूडिंग टेम्पल लैंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन फैसिलिटी कैसी थी, सिंचाई के लिए फैसिलिटी कैसी थी। एग्रीकल्चर क्योंकि प्रॉस्पेरिटी पे था, देशों ये इंश्योर किया जाता था कि इरिगेशन जो गवर्नमेंट है वो इरिगेशन प्रोवाइड करे, एज वेल एज लोकल अथॉरिटी के द्वारा इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए। विलेज असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिससे कि वो टैंक को मेंटेन करते थे, उनकी गुड कंडीशन देखते थे, उनकी गुड कंडीशन हो जिससे कि फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड को वापस से काम में लाया जा सके।
चोला बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करते थे, वो कैनल्स बनाते थे, टैंक्स बनाते थे, डैम्स बनाते थे और वेल्स बनाते थे, जिससे कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से अच्छी प्रोवाइड हो। राजेंद्र फर्स्ट डग एन आर्टिफिशियल लेक नियर हिज न्यू कैपिटल गंगोईकोंडा चोलापुरम। राजेंद्र फर्स्ट ने इवन एक आर्टिफिशियल लेक भी बनवाई थी, जो कि उनकी कैपिटल के पास थी, गंगोईकोंडा चोलापुरम। सोशल लाइफ, कास्ट सिस्टम वहाँ पर भी था, चोलास के उसमें भी कास्ट सिस्टम था। देयर वर 2 मेजर डिवीजन अंडर द कास्ट, 2 तरीके की कास्ट थी, इन दगाई एंड वेलंगाई। 2 ब्राह्मण्स जो थे उनको लैंड गिफ्ट में दी जाती थी, किंग जो थे, राजा जो थे, उनको गिफ्ट में लैंड देते थे, और उनको कॉपर प्लेट्स दी जाती थी। देवर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड किया जाता था कि कौन सी लैंड किसको दी गई है, किसने कौन सी लैंड रिसीव की है। दो देयर वर डिफरेंट कास्ट, इसलिए वहाँ पर डिफरेंट कास्टेस थी, अलग अलग कास्टेस थी, जिनके देयर वाज कोऑपरेशन अमंग देम। द पोजीशन ऑफ वुमेन हैड नो इम्प्रूवमेंट, पोजीशन ऑफ वुमेन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। सती सिस्टम अभी भी रॉयल फैमिलीज में भी चलता था। नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमिक लाइफ। साउथ इंडियन में जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो अच्छी थी। साउथ इंडियन मर्चेंट्स जो थे, जिनको चेतियार्स बोला जाता था, वो व्यापार करते थे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ। जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो अच्छी थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी वहाँ पर। द चोलाज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स विच हेल्प्ड इन ट्रेड, उन्होंने रोड्स भी बनाई थी जिससे कि उनको ट्रेड और कॉमर्स में और ज़्यादा मदद मिले। प्रॉस्पेरिटी इतनी थी कि इरिगेशन, देखो इरिगेशन फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी प्रोवाइड की उन्होंने। रिलीजन बोथ शैविज्म एंड वैष्णविज्म, इट मीन्स शैविज्म मतलब शिव फॉलोवर्स, शिव जी के फॉलोवर्स, और विष्णु जी के फॉलोवर्स, दोनों चोला पीरियड में थे। अ नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन द विद द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग, बहुत सारे टेम्पल्स भी चोला किंग्स ने बनवाए और क्वींस में बनवाए। टेम्पल्स जो थे अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें क्या थे, जो टेम्पल्स थे वो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल भी किए जाते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। मठ थे, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इस पीरियड में। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों फ्लोरिश हो रही थी, साथ ही भक्ति मूवमेंट भी था, जो कि अलवर्स और नायानार्स लेड कर रहे थे, भक्ति मूवमेंट भी था। पूजा एंड भक्ति वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन प्लेस ऑफ यज्ञ एंड दाना, दान और यज्ञ की वजह प्लेस पर पूजा और भक्ति पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। टेम्पल्स अंडर द चोला टेम्पल्स बिकम द सेंटर ऑफ लाइफ, टेम्पल्स बहुत बनवाए चोला किंगडम्स में। चोला किंग्स जो थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण किया। सिर्फ दे वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो एमर्ज एज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं प्लेसेस बने, वो एक तरीके से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी टेम्पल्स को बनवाया जाता था। विलेज असेंबली जो थी वो अपनी मीटिंग्स रखती थी टेम्पल में। टेम्पल्स ऑल्सो ग्रो एज सेंटर ऑफ क्राफ्ट, क्राफ्ट का सेंटर भी बने, स्पेशली द क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, वहाँ पर ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाई गई जो कि बहुत डिफरेंट थी और क्राफ्ट का काम था। मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे म्यूज़िक, डांस, वो टेम्पल्स में ही होती थी। चोला रिकॉर्डेड फ्रिक्वेंटली रेफर टू देवदाना गिफ्ट टू ऑफ लैंड, फिर धीरे धीरे चोला ने क्या शुरू किया, देवदाना, जिसको गिवन टू गोड्स कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ लैंड। टेम्पल आर्किटेक्चर जो था बहुत अच्छा था, साउथ इंडियन स्टाइल में ऑफ आर्किटेक्चर, वो चोलास के टाइम पीरियड में अपनी ऊंचाइयों पर था टेम्पल आर्किटेक्चर, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण किया। चीफ फीचर जो था चोला किंगडम के जो टेम्पल्स का चीफ फीचर था वो था इज़ द विमाना और द टावर, वो टावर बनवाते थे विच वॉज लेटर एक्लिप्ड बाय द रिचली ऑर्नामेंटल गोपुरम और गेटवे इन द बृहदेश्वरा टेम्पल की अगर हम बात करें, राजेश्वरा टेम्पल की बात करें, विच आर डेडिकेटेड टू शिवा, जो शिव जी को डेडिकेट करे, शिव जी के टेम्पल है बृहदेश्वरा और राजेश्वरा टेम्पल, ये भी चोला किंगडम में ही बने हैं। और इनमें टावर है, इनमें एक टावर है करीबन 57 मीटर्स हाई अपॉन ए स्क्वायर के ऊपर एक टावर है, कंप्राइजिंग 13 सक्सेसिव स्टोरीज, उसमें उस टावर में करीबन 13 स्टोरीज हैं। इट इज़ क्राउन्ड बाय ए सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट, वो एक ग्रेनाइट के एक ही ब्लॉक से पूरा क्राउन किया गया है। 7.5 मीटर हाई एंड अबाउट 80 टन इन वेट, करीबन 7.5 मीटर हाई है और करीबन 80 टन है वेट में। सिमिलरली राजेंद्र फर्स्ट इरेक्टेड अ स्प्लेंडेड टेम्पल एट इज न्यू कैपिटल गंगोईकोंडा चोलापुरम, साथ ही राजेंद्र फर्स्ट ने भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए
अपनी न्यू कैपिटल गंगईकोंडा चोलापुरम में। सम चोला टेम्पल एट थांजावुर एंड कालाहस्ती कंटेन ब्यूटीफुल रॉयल पोर्ट्रेट्स। कई सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जिनमें जो रॉयल पोर्ट्रेट्स है वो भी रखे गए हैं, वो भी बनाए गए हैं। द मेटल एंड द स्टोन इमेजेस कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड आर एक्सिक्यूटिव मास्टरपीस। जो चोला स्कल्पचर का मास्टरपीस है वो है नटराज द डांसिंग शिवा एट द ग्रेट टेम्पल चिदम्बरम। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति है, डांसिंग शिवा की मूर्ति है, जो कि उसका मास्टरपीस है चोला स्कल्पचर का। चोला एम्पायर चोलास के टाइम पीरियड पे ही ये चिदम्बरम में डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ति बनी थी। दिस नटराज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज कल्चरल एपिटोम ऑफ द चोला पीरियड। जो चोलास थे वो पेंटिंग के बहुत पसंद करते थे, पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। चोला की जो पेंटिंग्स हैं वो आपकी प्रदक्षिणापात ऑफ द राजेश्वर टेम्पल में देखने को मिल जाती है, वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।